हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AKB जी के ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे। देखिएगा मित्रों, हम क्लास 6 की NCERT बुक पढ़ेंगे। और यदि आपने पिछले वीडियो भी राजस्थान जी के ट्रिक्स है वो भी नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और NCERT बुक जो आज पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की, वो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से रामबाण के रूप में साबित हो जाएगी, क्योंकि आज के पैटर्न के आधार पर NCERT से पूछा जाता है। इसलिए ये क्लास शुरू से लेकर अंत तक पूरे देखिएगा। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना भी न भूलें। देखिए, हमारा सेशन रहेगा आज का कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाए तो एशिया महाद्वीप है। और भारत किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में भारत है, ये एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में किस किस दिशा के अंदर स्थित है? तो दक्षिणी भाग में स्थित है। और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो प्रदेशों का क्या एक है संघ है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और यदि पूछा जाए उसका कितना प्रतिशत है तो 10.41% है पर फैला हुआ है। अब देखिएगा, सन 1948 से लेकर के 1956 तक जो एकीकरण की प्रक्रिया चली थी, उसके परिणाम स्वरूप जो राजस्थान वर्तमान स्वरूप देख रहे हो, जो वो 1948 से लेकर 1956 तक जो संघर्ष चला था, उसका परिणाम जो वर्तमान स्वरूप है। जो वर्तमान स्वरूप ये देख सकते हो कि 7 संभाग और 33 जिलों में बंटा हुआ है। और इस 33 जिलों को याद करने के लिए, 7 संभागों को याद करने के लिए पिछले वीडियो में जाकर के आप चैनल पर देख सकते हो। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। अब देखिएगा, स्थिति एवं विस्तार की बात करें कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की स्थिति भारत में देखें तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। और भारत में राजस्थान का अक्षांश देखा जाए तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर फैला हुआ है। और यदि देशांतरी विस्तार देखा जाए तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर पर फैला हुआ है। अब यदि राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा जाए कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना भाग है तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यदि सही ऐसा याद रख सकते हो। यदि ऐसे याद नहीं रही तो दूसरा तरीका कि चौथी है वो 34/39 वर्ग की है। ऐसे भी याद रख सकते हो कि 34/39 वर्ष की है। ऐसे नहीं याद रख सकते हो तो 3,03,42,239 ऐसे भी याद रख सकते हो। अब राजस्थान का विस्तार देखते हैं तो उत्तर से दक्षिण यानी गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा और पूर्व सेलाना गांव से लेकर के सम जैसलमेर तक। अब देखिएगा, उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 869 किलोमीटर। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर में। और सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? तो भी धौलपुर में। और सबसे बाद सूर्य उदय कहाँ होता है? जैसलमेर में। और सबसे बाद सूर्य अस्त कहाँ होता है? जैसलमेर में। इस प्रकार आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए आगे कि राजस्थान का इतिहास, सेकंड अध्याय राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में देखिए कि प्राचीन काल में राजस्थान के विभिन्न जनपदों और अंचलों में विभक्त था। प्राचीन काल राजस्थान में विभिन्न जनपद थे, उनमें विभक्त था। महाभारत में अलग थे, मौर्य काल में अलग थे। इस प्रकार आगे मानचित्र में देखेंगे। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिला करके अपने अपने राज्य और यहाँ जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत संहिता ग्रंथों में राजस्थान कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। देखिएगा मानचित्र में, मैप के थ्रू देखते हैं क्यों एकदम कंठस्थीकरण हो जाए, पूरा समझ में आ जाए। देखिए, महाकाव्य कालीन राजस्थान। महाकाव्य कालीन एक तो मरुकांतर है, जंगल प्रदेश है, मत्स्य है, सूरसेन है, यह है महाकाव्य। अब मौर्यकालीन देखिए युद्धेय प्रदेश है, मालव प्रदेश है, अर्जुनायन है। अर्जुनायन ये है ढूंढा क्षेत्र है, युद्धेय गंगानगर हनुमानगढ़ वाला। और मालव क्षेत्र है, सिवी जनपद है, सिवी जन चित्तौड़ वाला क्षेत्र है होगा। अब देखिए इसका विस्तार देखते हैं। सबसे पहले मरु प्रदेश देखते हैं। मरु प्रदेश का विस्तार देखते हैं तो ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों जैसे रामायण है, चरक संहिता है और महाभारत है, बृहद संहिता है, इनमें मरु प्रदेशों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अब देखो, मरु प्रदेश से आर्यों का प्रारंभिक जनपद था। यदि पूछा जाए कि आर्यों का सबसे पहले प्रारंभिक जनपद कौन था तो मरु प्रदेश था।
जिसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आज के ज़िलों के बारे में पूछा जाता है। क्योंकि देखिएगा चूरू, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये किस किस क्षेत्र में आते हैं? मरु प्रदेश में आते हैं। अब देखिए कालांतर में इस क्षेत्र का कुछ विस्तार है पुरू या मृद या जांगल नाम जनपदों के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश के बारे में बात करें तो जांगल जनपद में वर्तमान में कौन कौन जिले आते हैं? तो बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता है। जांगल जनपद की राजधानी पूछा जाए तो आई छतरपुर है, जिसका स्वामी वर्तमान में कहाँ है? नागौर में। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। किस क्षेत्र से? जांगल प्रदेश से। कौन कौन से? यादव वंश के कौन से वंश? यादव वंश, बलराम और श्री कृष्ण, यह द्वारिका जाते समय यह कहा जाता है कि जांगल प्रदेश से ही गुजरे थे। अब देखिएगा अगला है हमारे इतिहास जान के स्रोत क्या है। इतिहास जान के स्रोत है, देखिए इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिनमें से मुख्य रूप से दो स्रोत होंगे, एक तो पुरातात्विक, एक होगी साहित्यिक स्रोत। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं? पुरातात्विक स्रोत में जैसे कि अभिलेख है, मुद्राएं हैं, स्मारक है, कलाकृतियाँ हैं, उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ हैं, ये पुरातात्विक क्षेत्र में आते हैं। और साहित्यिक स्रोत में देखें तो वेद पुराण है, रामायण है, महाभारत है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ है और इतिहासकारों द्वारा लिखित ग्रंथ है, ये साहित्यिक स्रोत आते हैं। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या है। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल के इन अवशेषों से हमें स्थान एवं घटनाओं को समझने में से, जैसे प्राचीन काल में कोई अवशेष मिला है या कोई घटनाओं से सहयोग मिलता है कि इससे ये प्राप्त हुआ है, तो वो पुरातात्विक स्रोत। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं अभिलेख की। अभिलेख में क्या है कि शिलालेखों जैसे पत्थर की पट्टिकाएँ, यानी कोई पत्थर पर लिखी हुई बात है, ठीक है। और पाषाण शिलाओं, पत्थर पर के बड़े बड़े खंड है, जैसे कि स्तंभ है, भवन है, गुफाओं की दीवार है, मूर्तियाँ हैं, मूर्ति की प्रतिमाएँ, जैसे कि स्तूपों, मठों, तालाबों और खेतों में खड़ी शिलाओं और ताम्र पत्थरों से उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। अब देखो अभिलेख है कि ये हो गए अभिलेख कौन कौन से हैं। अब अभिलेखों की उपयोगिता देखते हैं कि अभिलेख है विविध भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों की शैलियाँ में मिलते हैं। अभिलेख है वो गद्य में मिल सकते हैं और पद्य में, अनेक कहानी और कविता में दोनों मिल सकते हैं। अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटनाओं, तिथियों और शासन कार्यों और आयुओं का उल्लेख मिलता है। अब देखिए अभिलेखों में तात्कालिक या जो सामाजिक स्थिति, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रस्तुति कहते हैं। विशेष रूप से याद रखना, ऑप्शन में आ जाता है कि मतलब है प्रस्तुति किसे कहते हैं, तो ऑप्शन आ जाता है प्रशंसा में लिखे गई, और भी कोई ऑप्शन है उसमें यही ध्यान रखना कि प्रशंसा में लिखे गई, राजस्व की प्रशंसा में लिखे गई, यहीं किसी शासक की प्रशंसा में लिखे गई, वो सब क्या है? प्रस्तुति। अब देखिए प्रमुख अभिलेख की बात करते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अब देखिए उनकी बात करते हैं कि नगरीय अभिलेख है और कंसो अभिलेख है, गंडियाला अभिलेख है, किराडू अभिलेख है, नांदसा अभिलेख है और बरनाला यूप स्तंभ लेख हैं, तो सामोली शिलालेख है। इनसे राजस्थान की धार्मिक व्यवस्थाएं, यज्ञों के प्रकार, भूमि और दरदान और राजनीतिक सीमाएं आदि जानकारी मिलती हैं। अब देखिए इन घटियाले अभिलेख है, इनसे क्या मिलता है? इनके प्रत्याहार इतिहास की जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख है, इनसे चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है। और चिरवा का शिलालेख है, इनसे रावल सुमेर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। इस प्रकार ये विशेष रूप से याद रखना 3 महत्वपूर्ण है। इनसे घटियाला अभिलेख प्रत्याहारों की जानकारी मिलती है, बिजोलिया की चौहानों की जानकारी मिलती है और चिरवा का शिलालेख है, इनसे रावल सुमेरपुर के युग में की जानकारी मिलती है। विशेष रूप से याद रखना। अब देखिए अगला अध्याय कि राजस्थान में प्राचीन सभ्यता एवं स्थल। अब देखिए राजस्थान में प्राचीन सभ्यता व स्थल की बात करें तो उत्खनन से प्राप्त प्राचीन साक्ष्य के में आवास स्थल है, लकड़ी, अनाज, हड्डियाँ, पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण हैं, जो चूँकि प्राप्त उपकरणों से पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग के
प्रस्तर युग कहा गया है। जो प्रारंभ युग था उसको किस नाम से? प्रस्तर युग के नाम। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था और जंगल में से कंदमूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था। अब इसमें विशेष बात पढ़ लेते हैं कि प्रस्तर युग में मानव ने कुल्हाड़ी, गंडासा, सूरज जैसे उपकरण बनाए थे। राजस्थान में देखिएगा बनास है, गंभीरी है, बेड़स है, चंबल नदियों की घाटियों और शैल चित्रों में बहुतायत में मिले हैं। क्या मिले? अवशेष मिले हैं इस युग में। अब देखिए प्रस्तर युग के बाद ताम्र का से काल है, उसके पश्चात लोह युग के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले प्रारंभिक युग, उसके बाद ताम्र कांस्य काल युग, उसके बाद लोह युग। अब देखिएगा मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। इन औजारों से मानव ने पत्थर के स्थान पर धातु का उपकरण शुरू किया और धातु से क्या? तांबे का उपयोग सर्वप्रथम उपयोग हुआ और धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग हुआ। और राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष है, कहाँ से मिले वो भी देख लेते। देखिए कालीबंगा, गणेश्वर सभ्यता, आर्य सभ्यता, इन क्षेत्रों से प्राप्त हुए क्या हुआ? ताम्र पत्थर तांबे के अवशेष से मिले हैं। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता। अब देखो मानचित्र में आप देख ही रही हैं सभी सभ्यताओं के नाम। देखो कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा, रंगमेल, बड़ोपल, सोती, सुनारी, गणेशर, बेराट, दर, सभी सभ्यताएं राजस्थान में मानचित्र में दर्शाए गए, आप देख सकते हो। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कालीबंगा। देखो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अब देखिए राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता सबसे पहले पूछा जाता है कि कौन सी नदी के तट पर है, तो देख सकते हैं कि ध्वस्तती नदी और उसको नाम सरस्वती, जो वर्तमान में कह सकते हैं गगन नदी के तट पर है। घाटी में पूरा विद्य जो अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पूरा स्थलों की खोज की हैं। यदि कालीबंगा की खोज किसने की ये पूछते जाए तो अमलानंद घोष ने की थी। और अमलानंद घोष ने देखिएगा कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है? हनुमानगढ़ में, गगन नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए बाद में डॉक्टर बी लाल और बी.के. थापर के निर्देशन में कालीबंगा की क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। अब खुदाई में कालीबंगा में सिंधु सरस्वती सभ्यता का काल के अवशेष भी मिले हैं, विशेष रूप से ध्यान रखना है। और मानचित्र में सभी सभ्यता दर्शाई गई है, इनको भी देख लेना है। अब देखिएगा अगले अध्याय रहेगा कि आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप क्या था। कि राजस्थान वर्तमान स्वरूप है आज़ादी के बाद आया था और राजस्थान आज़ादी से पहले विभिन्न रियासतों में बंटा हुआ था। राजस्थान में विभिन्न रियासतें थीं और रियासतों के शासक राजा कहलाते थे और मंत्रियों जागीरदारों की सहायता से शासन चलाते थे। और राजशाही शासन में शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। अब देखो राजशाही शासन का स्वरूप क्या है कि राजस्थान की विभिन्न रियासतों में सिसोदिया है, राठौड़ है, चौहान है, कस्बा आदि वंशों का शासक है राज करते थे। और रियासत में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था जैसे पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खंचाची, परगना अधिकारी थे। अब क्या ये मंत्री बख्शी है क्या? तो इनके बारे में देखते हैं कि राजा क्या है। सब पहले तो ये देखते हैं कि राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। राज्य की पूरी शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन होता था? राजा। अब देखिए मंत्री क्या है कि शासन कार्य में सहायता के लिए राजा मंत्रियों की नियुक्ति करता था और प्रमुख मंत्री होता था उनको क्या कहते थे? दीवान कहते थे। अब देखो बख्शी क्या है? सेना को वेतन देना और उनकी संबंधी यानी वेतन संबंधी सेना संबंधी अन्य कार्य को देखता था, उनको क्या करता था? बख्शी कहता था। अब खंचाची क्या है? खंचाची ये आमदनी और खर्च के हिसाब किताब रखने के लिए संतुलन रखना इसको और सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना, यह खंचाची का कार्य था। अब परगना अधिकारी क्या होता था? परगना अधिकारी राज्य में परगनों में विभाजित था और परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसकी जिम्मेदारी होती थी। और देखिए ग्राम राज्यों की सबसे छोटी इकाई होती थी। अब राज्य की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो क्या होती थी? ग्राम, जो राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। और ग्राम पर प्रशासन जो ग्राम पंचायतें करती थी। अब जागीरदार व्यवस्था कैसे होती थी? क्या है जागीरदार व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था व्यवस्थित राज्य के लिए अनिवार्य तत्व होता था। और राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदार की व्यवस्था पर आधारित। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध यानी एक पीढ़ी दर पीढ़ी होती थी।
अब राजस्थान में जागीरदार व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद उनका बड़ा ही पुत्र राजा बनता था और राजा अपने छोटे भाइयों की जीवन यापन के लिए भूमि आवंटन करता था। भाई बंधु को भी दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य होता था कि जागीरों की रखवाला करना। अब देखिएगा राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में देखते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।